दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। दोस्तों आज बंगाल में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। लेकिन ये मतदान क्या कहता है? यदि आपको इसका एक खाका अपने मस्तिष्क के भीतर बिठाना है, यदि आपको ये लग रहा है कि ये चुनावी लहर भाजपा के पक्ष में जा रही है, तो दोस्तों आप जरा विचार कीजिएगा, थोड़ी देर ठहर जाइएगा। कल दोस्तों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक रैली होनी थी और उस रैली के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हुगली के निरंपुर में ये रैली होनी थी। लगभग 11:30 बजे के करीब का वक्त था। यानी कि भाजपा हाईकमान की पूरी ये कोशिश थी, पूरा ये प्रयास था कि किसी न किसी तरीके से इस रैली को एक हाई प्रोफाइल रैली बनाया जाए, पूरी भीड़ जुटाई जाए ताकि एक मैनेजमेंट दिखाई दे, एक छवि, एक लहर बंगाल के भीतर बनाई जाए। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ दोस्तों, वास्तव में काफ़ी गंभीर समस्या का विषय है भाजपा के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल इस रैली को संबोधित किए बिना ही वापस लौट गए। आपको आश्चर्य तो हुआ ही होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको ऐसा क्यों हो। वजह बड़ी साफ थी कि भाजपा का एजेंडा कहीं ना कहीं बंगाल के भीतर अब आम जनता को पसंद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने एजेंडे में, अपने प्रचार में भाजपा को बदलाव करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि वहाँ का स्थानीय जो भाजपा का नेतृत्व है, उसने ही इस बात की पुष्टि की कि भीड़ न जुटा पाने के कारण ये कार्यक्रम रद्द किया गया। दोस्तों ये छोटा संकेत नहीं है। ये चुनाव उस वक्त में हो रहा है जब देश के अंदर 3 कृषि कानूनों को लेकर के देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये चुनाव उस वक्त में हो रहा है जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। ये चुनाव उस वक्त में हो रहा है जब देश के अंदर निजीकरण हो रहा है। ये चुनाव उस समय में हो रहा है जब देश के भीतर लगातार देश के जवान नक्सलियों के हाथों मारे जा रहे हैं, आतंकवादियों के हाथों मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भीड़ कुछ कहती है। और दोस्तों यदि बंगाल का मैं इस पूरे इलाके का, जहाँ पर 31 सीटों पर ये मतदान हुआ है, यदि इस पूरे समीकरण को भी देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 में इन 31 सीटों में से मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों 29 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी, 1 सीट भाजपा जीत पाई थी, केवल 1 सीट दोस्तों, और 1 सीट गई थी वामपंथियों के खाते में। और यदि वोट शेयर की बात की जाए तो आपको अंतर और स्पष्ट हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि जनाधार किस ओर जा रहा है, जनाधार किस ओर था, जनता का रुझान किस ओर था, और जो कार्यक्रम, जो घटना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई, वो तो और पूरी तस्वीर को साफ कर देगा। आप सभी तुलना कीजिएगा दोस्तों, 2016 के अंदर 50% के करीब मत मिला था टीएमसी को। उस टीएमसी को जिसको इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बंगाल के भीतर से इस बार टीएमसी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि ये बात तो प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि वो कौन से मैकेनिज्म के जरिए ऐसा होने वाला है। क्या कोई जादुई छड़ी बंगाल के भीतर काम कर रही है, या कोई ऐसा अंडरकरंट है जिसे हम सभी देख नहीं पा रहे हैं, जिसे बंगाल का भाजपा का स्थानीय नेतृत्व भी देख नहीं पा रहा है। खैर ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 37% वोट पिछली बार वामपंथियों को मिला था इस पूरे इलाके में। और इसके अलावा दोस्तों जो भाजपा की हालत थी वो काफ़ी पतली थी। 7% वोटों पर भाजपा सिमट गई थी, यानी कि टीएमसी से 7 गुना कम वोट वहाँ पर भाजपा को मिला था। और इस बार कहीं ना कहीं उसी ही डर के कारण, उसी बेचैनी के कारण इस बार भाजपा का पूरा जो नेतृत्व है वो इस बात का प्रयास कर रहा है कि इन 31 सीटों को, इन महत्वपूर्ण सीटों को किसी न किसी तरीके से अपने कब्जे में किया जाए। और वहीं पर तड़का ओवैसी भी लगा रहे हैं। और ओवैसी को तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये वोट कटवा है।
और ये भाजपा के एक एजेंट की तरह काम करते हैं। चौथे चरण की 7 सीटों पर उम्मीदवार खैर ओवैसी जी ने भी उतारे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर ईवीएम ने भी काफ़ी शोर मचाया हुआ है। ईवीएम और चुनाव देश के अंदर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मई 1982 में ईवीएम का सार्वजनिक तौर पर दोस्तों सबसे पहली बार केरल के अंदर इस्तेमाल हुआ था और केरल विधानसभा में इसका सबसे पहली बार दोस्तों इस्तेमाल हुआ था। मैं आपको बताना चाहूँगा एमवी हनीका द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इसे भारत के अंदर लेकर के वो आए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा एमवी हनीफा, हनीका नहीं दोस्तों, हनीफा पहली बार लेकर के आए और केरल के अंदर इसका सबसे पहली बार 1982 में इस्तेमाल किया गया। लेकिन दोस्तों इस्तेमाल के साथ साथ लगातार ये आरोप भी लगे कि ईवीएम से हैकिंग की जाती है, ईवीएम से वोटों की हेराफेरी होती है, बटन कहीं दबाया जाता है तो वोट कहीं दूसरी ओर जाती है। लेकिन दोस्तों इससे भी गंभीर समस्या जो हो रही है वो ये है कि बंगाल के अंदर आज टीएमसी नेता के यहाँ से ईवीएम मिला। टीएमसी नेता के घर से, गौतम घोष के घर से जो ईवीएम मिला है वो वास्तव में कुछ कहता है। और दोस्तों जो वहाँ के अधिकारियों की भी मिली भगत होने की वहाँ पर सूचनाएं आ रही है, ये वास्तव में इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि कहीं ना कहीं जिस पार्टी का बाहुल्य जिस क्षेत्र के अंदर है उसके साथ मिलकर के प्रशासन भी जनता के साथ कहीं ना कहीं छल करने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे मसले पर हालांकि जांच बिठा दी गई है, लेकिन चुनाव की निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं एक संदेह के बादल आ जाते हैं, एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं लग जाता है। और इसके अलावा दोस्तों आप असम में भी देखा आपने कि किस तरीके से गत दिनों वहाँ पर भाजपा के नेता की गाड़ी में ईवीएम मिला। हालांकि फिर वहाँ पर उस घटना का भी जिक्र किया कि करीमपुर में जो घटना हो रही थी, करीमपुर के अंदर जो भीड़ हिंसक हो रही थी, उसे रोकने के लिए इस तरह का ये जो गाड़ी के अंदर, दूसरी गाड़ी के अंदर ईवीएम रखना पड़ा। और चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जो गाड़ी थी वो भाजपा के नेता की थी, भाजपा के व्यक्तियों की थी। लेकिन दोस्तों आखिर ये कैसे हो सकता है कि चुनाव आयोग को इस बात की खबर ना हो कि ये गाड़ी किसकी है? कहीं ना कहीं चुनावी मशीनरी का चुनाव के अंदर जब करके दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ तक ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात है तो निश्चित तौर पर दोस्तों ये गंभीर समस्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि कई तकनीकी विशेषज्ञ इस बात पर बल देते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि ईवीएम हैकिंग भारत के अंदर संभव नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री ने एक विशेष बयान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम चुनाव में होते हैं और हम हिंदुत्व का जिक्र करते हैं, यदि हम राष्ट्रवाद का जिक्र करते हैं, यदि हम विकासवाद का जिक्र करते हैं तो चुनाव आयोग हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन यदि वही काम ममता बनर्जी की पार्टी करती है, ममता बनर्जी करती है, तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। दोस्तों ये कितना राजनीति का स्तर भारत के भीतर गिरता चला जा रहा है कि चुनाव घूम फिर करके विकासवाद के एंगल से मुड़ते हुए, जुड़ते हुए, तुड़ते हुए, टूटते हुए आखिरकार उस स्थान पर पहुंच ही गई जहाँ की आप सभी ने पहले ही, आप सभी के मस्तिष्क में वो बात थी भी कि आखिर में भारत में चुनाव वहीं पर जाते हैं, और वो था हिंदुत्व और मुस्लिम का एजेंडा। यानी कि राजनीति का जो दृष्टिकोण है भारत के भीतर वो जातिगत व्यवस्था से, जातिगत व्यवहार से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, जो इस राजनीति के लिए सबसे बड़ा दोस्तों खतरा है। और ख़ास तौर पर भारत के समाज को ये इस तरीके से तार तार करता है कि वो एकजुट हो नहीं पाता है। बंगाल में दोस्तों जो 31 सीटों पर आज मतदान हुआ, वास्तव में कहीं ना कहीं भाजपा को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है, भाजपा को ये विचार करने पर मजबूर कर रहा है कि क्या भाजपा बंगाल में इसी तरीके से वापसी कर पाएगी या फिर एक बार फिर से ममता दीदी पर